Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you the question and answer solutions of class 8 science chapter number 11. So let us start this discussion. The today's topic for discussion is force and pressure. So the question number 1 is, give two examples each of situations in which you push or pull टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे है, जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट पे है यानी वो मूव नहीं कर रहा है, तो पुश मतलब आगे बढ़ाना, पुश करना। जैसे कहते हैं कोई किसी को पुश करता है, पुश मतलब आगे को धक्का देना, और पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। ठीक है, तो हमको दो एग्जांपल्स देने हैं डेली लाइफ सिचुएशंस में से कि हम ऐसा कब कब करते हैं। ठीक है, तो आंसर इज टू एग्जांपल्स ऑफ पुश फोर्स आर एज फॉलोज। पहला एग्जांपल है कि अ हैवी बॉक्स इज एट रेस्ट इज पुश टू मूव इट फ्रॉम वन रूम टू अनदर। जो अगर कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट है तो एक रूम से दूसरे रूम में ले जाने के लिए उसको हम पुश करके ले जाते हैं ना। सो दिस चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉक्स। तो वो पहले रेस्ट में था, अब वो मोशन में आ गया, तो ये पुश का एग्जांपल है। ठीक है, अ प्लेयर पुशेस फुटबॉल यूजिंग हिज फुट। तो फुट, जो फुटबॉल प्लेयर है वो फुट की मदद से बॉल को पुश करता है, तभी तो बॉल आगे जाती है ना, तो उसको पुश कहते हैं। ठीक है, दिस चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। तो बॉल जहाँ से आ रही है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो जिस तरफ जा रही है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ दो एग्जाम्पल जो है कि जो कि पुल का एग्जाम्पल हो, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। ठीक है, टू एग्जाम्पल्स ऑफ पुल फोर्सेस आर एज फॉलोज। क्या है वो? फर्स्ट वन इज रोप इज पुल टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। जैसे कुएं से पानी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पुल करते हैं, रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, दिस चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द वाटर बकेट। वाटर बकेट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज अ ड्रॉर इज पुल टू ओपन इट। जैसे आप के घरों में ड्रॉर हो गए, टेबल के ड्रॉर होते हैं ना, तो जब ड्रॉर का जब आप आगे को खींचते हो है ना, उसको भी कहते हैं हम पुल। तो ड्रॉर को खींचने को भी हम पुल कहते हैं। ए ड्रॉर इज पुल टू ओपन इट। दिस चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ड्रॉर। तो ड्रॉर रेस्ट में था, जब आपने उसे पुल किया तो वो मोशन में आ गया। तो ये दो एग्जाम्पल्स थे पुल और पुश के, जो कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2. Give two examples of situations in which applied force causes a change in the shape of an object. तो फोर्स के अप्लाई करने से हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ फोर्स, एनी पुल और पुश। ठीक है, और फोर्स के अप्लाई करने से न केवल शेप चेंज होता है बल्कि ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एग्जांपल पर देना है कि फोर्स के अप्लाई करने से डायरेक्शन नहीं, मूवमेंट नहीं हुई, बल्कि जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप चेंज हो गया है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल्स कौन से हैं इसके? टू एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस दैट कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर एज फॉलोज. पहला है स्क्वीजिंग ऑफ द प्लास्टिक बॉटल चेंजेस द शेप ऑफ द बॉटल. तो प्लास्टिक की बॉटल को आप स्क्वीज करिए, ठीक है, उसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे पेप्सी, कोको कोला की बॉटल को आप ऐसे दबाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है डिफॉर्मेशन ऑफ क्ले बाय प्रेसिंग इट बिटवीन द हैंड्स. तो हैंड में अगर क्ले लेंगे तो उसका भी हम शेप चेंज कर सकते हैं. फाइन, तो ये दो एग्जाम्पल हैं कि हम फोर्स को अप्लाई करके ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं. अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, इसमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो हमको इनको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है. टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश एट द रोप, वी हैव टू पुल द रोप. ठीक है, वी हैव टू पुल द रोप. तो इसमें आएगा, क्या आएगा इसके अंदर आएगा पुल. ठीक है, ए बॉडी चार्ज्ड बाय अ डैश एंड अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट. तो अ चार्ज बॉडी डैश एंड अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट. तो चार्ज बॉडी जो है वो दूसरी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो यहाँ पे अट्रैक्ट वर्ड आया है. ठीक है, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू ईदर पुल और पुश. ठीक है, या तो हम उसे अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, हम उसको पुल करेंगे, या अपने से दूर करेंगे तो हम उसको पुश करेंगे. ठीक है, डी है द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट रिपल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. तो जो सेम पोल होते हैं, जैसे ये दो मैग्नेट हैं,
इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ पे भी एक मैग्नेट है, ये भी नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अपोजिट पोल साउथ और नॉर्थ ये दोनों अपोजिट है ना, अलग अलग हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, खींचेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ दोनों नॉर्थ लगा दोगे, यहाँ पे भी नॉर्थ यहाँ पे भी नॉर्थ, तो ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को धक्का देंगे, ठीक है, दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे। फाइन। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। An archer stretches her bow while taking aim at the target. She then releases the arrow, which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms. तो कुछ terms दिए गए हैं जैसे कि muscular, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। तो इस तरह के कुछ टर्म्स दिए गए हैं, इन टर्म्स को यूज़ करके हुए ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। आपने देखा होगा खिलाड़ियों को जो आर्चरी करते हैं, ठीक है, वो धनुष बाण का खेल जिसको कहते हैं आर्चरी मतलब, ठीक है। तो जब धनुष खींचते हैं तो उसमें मस्कुलर फोर्स लगती है, फिर बाद में तीर छोड़ देते हैं और तीर जाके कहाँ लगता है, निशाने पे लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक कहानी गढ़ी गई है और इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, ठीक है। टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज ए फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स शेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेप आ जाएगा, क्योंकि हम जब धनुष को खींचते हैं तो धनुष का शेप चेंज हो जाता है ना, खिंचाव की वजह से। बी है द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर्स टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो जब हम उसकी जो धागा है, ठीक है, धनुष का धागा जब खींचते हैं तो उसमें हम कौन सा फोर्स लगाते हैं, मस्कुलर, मसल पावर लगाते हैं ना, तभी तो वो खींचता है, तो मस्कुलर फोर्स आएगा। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस की वजह से चेंज आता है। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम जब कॉन्टैक्ट करते हैं और एरो को छोड़ते हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से एरो दूर जाता है ना, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। वाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू, तो एरो के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होते हैं, जब हम एरो को छोड़ देते हैं तो एरो पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, एंड द नेक्स्ट फोर्स इज दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर सराउंडिंग द एरो। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. Now we will move towards the question number 5. Question number 5 is, in the following situations identify the agent exerting the force and the object on which it acts. State the effect of the force in each case. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फोर्स को पता लगाना है कि कौन सा फोर्स जो है यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो जूस निकालते वक्त जब आप नींबू को निचोड़ते हैं, स्क्वीज़ करते हो, देन आप कौन सा फोर्स लगाते हो, आप लगाते हो मस्कुलर फोर्स, ठीक है। सो वी मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। द मस्कुलर फोर्स एक्ट्स ऑन द लेमन, एज अ रिजल्ट द शेप ऑफ द लेमन गेट changed. Fine. And the next one is we taking out paste from a toothpaste tube. टूथपेस्ट ट्यूब में से जब आप टूथपेस्ट निकालते हो तो कौन सा फोर्स वहाँ पे लगाते हो, वहाँ पे भी आप मस्कुलर फोर्स लगाते हो, ठीक है। वी यूज मस्कुलर फोर्स टू टेक आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथ ट्यूब, ठीक है। द मस्कुलर फोर्स एक्ट्स ऑन द टूथपेस्ट ट्यूब, एज अ रिजल्ट द शेप ऑफ द ट्यूब गेट changed. Fine. So, and the third one is a load suspended from a spring while its other end is on a hook fixed to a wall. तो जैसे गैस सिलेंडर का वजन नापते हैं ना, तो उस तरह की सिचुएशन है यहाँ पे। So here the suspended load exert a force on the spring and pushes the spring downwards. As a result, the spring gets stretched, hence its shape gets changed. Fine. And the next is D, an athlete making a high jump to clear the bar at a certain height. तो जो एथलीट होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, टीवी में, कि वो बहुत हाई जंप करते हैं, ठीक है। तो हाई जंप पे वो क्या करते हैं, ठीक है, एन एथलीट पुशेस द ग्राउंड विथ हिज फीट एक्सर्ट ए मस्कुलर फोर्स ऑन द ग्राउंड। मतलब ज़मीन में खूब ज़ोर से प्रेस करके तभी तो खूब ऊंची छलांग लगाते हैं, ठीक है। हिज फीट एक्सर्ट ए मस्कुलर फोर्स ऑन द ग्राउंड, दिस अलाउज हिम टू jump over the bar. As a result, his state of motion get changed, ठीक है। Now we'll move towards the question number 6.
That is, a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? तो जब आपने देखा होगा कि जिसको कहते हैं ना लोहार, तो जब लोहा बहुत गर्म होता है then it is समवॉट इतना हार्ड नहीं होता है, उसकी हार्डनेस में कमी होती है, मतलब मुलायम रहता है, उतना भी मुलायम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली वो कोल्ड स्टेट से ज़्यादा थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। तो जब हार्मर उसकी हॉट करके उसके ऊपर हामर आप मारेंगे तो उसका शेप जो है वो आराम से हम बदल सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन ही यूजेस हिज मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स को यूज़ करता है, फाइन। This muscular force changes the shape of the iron so that it can be given a desired shape. Okay. Now we will see the question number 7. An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic coat. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? तो अगर एक आप बलून ले लेंगे, बलून को आप फुला लेंगे और उसको रब कर लेंगे और दीवार पे ले जाएंगे तो बलून को देखेंगे कि बलून बिना किसी धागे के दीवार पे चिपक जा रहा है। वाई? बिकॉज जो दीवार है वो अनचार्ज सरफेस है, लेकिन आपने बलून को रब किया है, ठीक है। तो जब हम रबिंग करेंगे तो बलून के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है जिसकी की वजह से अट्रैक्शन होता है, फाइन। ऑन रबिंग एन इन्फ्लेटेड बलून विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ इट बिकम्स चार्ज्ड, फाइन। A charged body attracts an uncharged body. तो जो चार्ज बॉडी होती है हमेशा ही अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। When this charged balloon is pressed against a wall, it sticks to the wall. The force acting between the charged balloon and the wall is electrostatic force. इसको क्या कहते हैं? इस तरह के फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर held above the ground level in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. तो जैसे कि हम हाथ में बाल्टी लेके खड़े हो गए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो हमने फोर्स लगाया हुआ है बाल्टी को उठाने में, ठीक है, और एक फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी भी चाहती है कि बाल्टी जो है वो नीचे आ जाए। जैसे हम सबको ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगता है, बाल्टी के ऊपर भी ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, फाइन। तो अब लेकिन बाल्टी क्या है, वो एक स्टैटिक जगह पे है। जब आप उसको हाथ में लेके चल रहे हैं तो ना वो ऊपर जा रही है, ना नीचे आ रही है, ना दाएं घूम रही है, ना बाएं, वहीं पे है। कैसे? क्योंकि जो आप फोर्स लगा रहे हो, जितना ग्रेविटी लगा रही है उतना आप भी फोर्स लगा रहे हो, तो आपका फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स नलीफाई हो जा रहा है, कट जा रहा है, और बाल्टी जहाँ है वहीं की वहीं है, तभी आप उसको लेके चल पाते हो। तो नेट फोर्स ऑन द बकेट हेयर इज 0, ठीक है। सो वी मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू होल्ड अ बकेट ऑफ वाटर अबव द ग्राउंड। हमारी मसल्स, हम मस्कुलर फोर्स का यूज़ कर रहे हैं, हमारी एनर्जी लग रही है, बट टेक्निकली नेट फोर्स इज 0 ऑन द बकेट, ठीक है। दिस मस्कुलर फोर्स एक्ट्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट पुल्स द बकेट टुवर्ड्स द ग्राउंड। The two forces are equal in magnitude but opposite in direction. Therefore, the net force on the bucket is 0. Hence, there is no change in the state of motion. ठीक है, इसीलिए जो नेट फोर्स है वो बकेट पे वो क्या है? 0, इसीलिए there is no state of motion. फाइन। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. आपने देखा होगा रॉकेट को लॉन्च होते हुए, है ना। तो जब रॉकेट लॉन्च होते हैं तो उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्टली जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है उससे ज़्यादा फोर्स से उसको उड़ना होता है, तभी वो अर्थ की ग्रेविटी को ओवर पावर करके स्पेस में जा पाएगा। नहीं तो अगर उतनी स्पीड से नहीं उड़ेगा तो वो अर्थ की ग्रेविटी को कभी भी ओवर पावर करके अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उससे नहीं निकल पाएगा, ठीक है। सो द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पहला तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है रॉकेट के ऊपर वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तभी वो नीचे रहेगा, है ना, विच पुल्स द रॉकेट टुवर्ड्स द ग्राउंड।
एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच अपोजेस इट्स मोशन। देन आपने रॉकेट का शेप भी देखा होगा कि वो भी एकदम स्ट्रीमलाइंड होता है, ठीक है, इस तरह का रॉकेट होता है, सो डैट इट रेजिस्ट, जो रेजिस्टेंस होता है एयर के थ्रू उसको ये ओवरकम कर सके, कम से कम रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा जो फाइटर जेट प्लेन्स होती हैं उनके भी आगे जो होती है, आगे का जो पोर्शन होता है बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड होता है, ताकि एयर जो फ्रिक्शन कॉज करता है, फ्लूइड फ्रिक्शन जिसको कहते हैं या ड्रैग कहते हैं, तो वो कम से कम हो और उनको रेजिस्टेंस कम से कम मिले। सो देयर आर टू फोर्सेस, फर्स्ट वन इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द अदर फोर्सेस जो है वो फोर्स ऑफ friction. There are two forces acting on the rocket. One is force of gravity and the other one is force of friction due to the air. Fine. Now we will move towards the question number 10. When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. This rise of water in the dropper is due to. तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप सबने कभी ना कभी ड्रॉपर तो यूज़ किया होगा, जो दवाई पीने वाला ड्रॉपर आता है ना, कुछ उसका शेप जो है कुछ इस तरह से रहता है, जो दवाई पीने वाला ड्रॉपर आता है, ऐसे ऐसे करके ड्रॉपर रहता है, नीचे ये रहता है, ठीक है। आप इस चीज़ को प्रेस करते हो तो जो इसमें की एयर होती है वो बाहर निकल जाती है और जिस लिक्विड में आप डालते हो वो अंदर चला जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा कैसे होता है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, प्रेशर ऑफ वाटर की वजह से होता है, पानी अंदर चला जाता है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की वजह से होता है, शेप ऑफ द रबर बल्ब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, या किसकी वजह से होता है? इन चारों में से किसकी वजह से होता है? तो आंसर है इसका डी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जो एयर है वहाँ से निकल जाती है और वाटर उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। द राइज ऑफ द वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? द राइज ऑफ द वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन ऑल द एयर escapes from the nozzle, the atmospheric pressure which is acting on the water forces the water to fill the nozzle of the dropper. फाइन। सो होप करती हूँ कि आपको अभी तक का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।